नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। ग्राउंड रिपोर्ट कश्मीर इलेक्शंस, और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पत्रकार से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत युवा एज में अलग अलग फेसेस देखे हैं कश्मीर में जमहूरियत पर हमले के, उससे बाहर आने के। कश्मीर वाला से जुड़े फहाद शाह हमारे साथ हैं। आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस समय आपसे मेरी मुलाकात हो रही है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, इस समय चुनावी मौसम चल रहा है और बताया जा रहा है कि कश्मीर की तकदीर बदलने वाली है। कैसे आप देखते हैं? आपने पत्रकारिता और आपका जो कश्मीर वाला मैगजीन रही है, वो जिस तरह से एक एस्पिरेशन से जुड़ी हुई, किस तरह से मीडिया को क्रश किया जाता है, उसका एक सिंबल बना, बड़े पैमाने पर उस पर चर्चा हुई। हमारे दिल्ली में बहुत कम पत्रकारों पे चर्चा होती है, लेकिन आप पे चर्चा रही, एक समर्थन भी मिला। आज के दौर का जम्मू कश्मीर जब चुनाव में जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? आई थिंक मतलब ये जो इलेक्शन है, ये तो पहले ही 10 साल के बाद हो रहे हैं इलेक्शन। 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 18 में सरकार गिरी थी, 19 में आर्टिकल को हटाया गया था। तो 19 के आर्टिकल के हटने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई। यहाँ पे एक किस्म से एक दबाव था, क्रैकडाउन था, बहुत लेवल्स का, और बहुत सी चीज़ें बदल गई। लेजिस्लेशंस नई नई आई, बहुत से नए कानून इम्प्लीमेंट हो गए। तो उसकी वजह से जो है मीडिया का भी जो स्वभाव था या मीडिया का भी जो तरीका था वो भी बदलने लगा स्लोली। एक किस्म से एक वो रेड लाइन थी जो क्रॉस न की जाए। तो इस समय जो इलेक्शन है वो मतलब ऐसे जैसे हम भी लोगों से बात करते हैं, तो इस समय से एक मोमेंट है जहाँ पे कि लोग बात कर रहे हैं इस वक्त। तो पिछले 5 सालों में ज़्यादा बातें नहीं हुई, ज़्यादा ऐसे कोई रैलीज नहीं होती थी या ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस इलेक्शन में लोग बाहर आ रहे हैं, लोग रैलीज में निकल रहे हैं। स्पेस कर्टेल हुई थी, जो वो स्पेस कम हुई थी, वो स्पेस को वो फिर से ग्रैब करना चाहते हैं। और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन जो है उसमें कौन जीतेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी हो, पीडीपी हो या कोई हो, तो उनका मुद्दा यही है कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे या ऐसे करेंगे। बट ऑब्वियसली जबकि ये है कि आर्टिकल 370 गया तो पार्लियामेंट से ही था, वापस भी वो पार्लियामेंट से ही आ सकता था। तो उसमें जो है लोकल गवर्नमेंट का उतना कुछ चलेगा नहीं। बट आई थिंक लोगों का एक हिसाब से वो एक स्पेस मिल रही है और उस स्पेस को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वोटिंग परसेंटेज जैसे हमने लोकसभा में देखी ज्यादा हुई थी, तो इस असेंबली इलेक्शन में भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही होगी पुराने टाइम के हिसाब से। और इस इलेक्शन में इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो पहले बाइकआउट की कॉल देते थे या पहले एक दूसरे किस्म की पॉलिटिक्स करते थे या न्यू दिल्ली के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते थे, वो इस समय इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं और वोट डालने के लिए लोगों को बोल रहे हैं या खुद उनके कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं। जैसे जमात हो या कुछ लोग जेल में हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि आने वाला कोर्स जो होगा कश्मीर का वो किस तरीके से होगा। जी, उसी हिसाब से ये इलेक्शन है। जैसा आप बता रहे हैं कि इस समय चुनाव काफी खास हैं। हाँ। मोदी जी भी कह रहे हैं चुनाव काफी खास हैं, और तमाम पार्टियां भी कह रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि कश्मीर का चुनाव काफी खास है। आपको बतौर पत्रकार क्या लगता है कि क्या इससे यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ का जो मीडिया है, जिस भी रूप में बचा हुआ है, क्या उसको भी कोई स्पेस इन चुनाव से मिल रहा है? रिपोर्टिंग का, बात करने का कोई एक माहौल बना है? आई थिंक एक चीज हुई थी लाइक पिछले 5 साल में, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि मतलब चीजें बदल रही थी। एक किस्म से एक सप्रेशन था, एक क्रैकडाउन भी चल रहा था, वेरिफिकेशंस हो रही थी या बुलाया जाता था या 2-3 लोग जैसे जेल चले गए, जैसे कि मैं ही एक। तो उस टाइम में सोचे ना, मतलब जब एक जर्नलिस्ट जेल चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट उसकी सिर्फ उस पर नहीं पड़ता, वो पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, पूरे उसके फील्ड को पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें जो थी रिपोर्ट करने के लिए थी भी, नहीं भी होती थी, पर्सनल रीजंस या वेरियस रीजंस या एडिटोरियल रीजंस या डर का माहौल था।
अब जो इलेक्शंस में है, इलेक्शंस में यूजुअली रिपोर्टिंग ज़्यादा होती ही है, रिपोर्टर्स हर जगह पहुंच जाते हैं और एक वो वाइब्रेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से एक वो वाइब्रेंट माहौल बन जाता है। रैलीज होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, स्टोरीज होती है, हर किस्म के लोगों से बात की जाती है, हर मतलब किसी आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम से बात की जाती है, जो किसी भी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो। तो इस इलेक्शन में मतलब बहुत सी आइडियोलॉजीज कंटेस्ट कर रही है, कोई कुछ बता रहा है, आर्टिकल 370, इंजीनियर रशीद साहब कश्मीर इशू के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिजन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, एक्स प्रिजनर्स या प्रिजनर्स जो भी जेल में वो भी लड़ रहे हैं, और हर कोई पार्टी अगर आप देखेंगे तो बोल रही है हम कैदियों को छुड़ाएंगे, प्रिजनर्स को छुड़ाएंगे। वो दीगर बात है कि सरकार आने के बाद वो कितनों को छुड़ाएंगे वो देखा जाएगा, बट ओब्वियसली एज जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, उनको थोड़ी स्पेस मिल रही है। एंड जब गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, तो आई थिंक लार्जली जो है वो स्पेस रहेगी और थोड़ा ग्रो भी करेगी इवेंचुअली। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि एक स्पेस मिला है। लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कश्मीर ने बहुत सालों बाद देखा कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई। मैं तकरीबन 15-20 साल से आ रही हूँ कश्मीर में, और इस तरह से वोटिंग के बारे में पैटर्न नहीं दिखाई दिया। तो ये जो वोटिंग हुई, और ख़ास तौर से जो इंजीनियर रशीद को इतना मार्जिन मिला, ये क्या एक दूसरे ढंग का कश्मीर असर्शन है? आपको कैसा लगता है? अब इसके ना मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब इंजीनियर रशीद का जब लोकसभा का इलेक्शन था तो बहुत सिंपैथी थी उसके साथ, बिकॉज वो 5.5 साल से जेल में है। तो जेल का जो है वो एक कनेक्शन है, जब आप ग्राउंड पे जब लोगों में एक वो सेंटिमेंट रहा होगा, डेकेड्स लॉन्ग सेंटिमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं उभर जाता है, और एक वो हर्ट है लोगों को कि मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ, या हमको बात नहीं करने देते, या हम कुछ करते हैं तो हमारे साथ ये हो जाता है। तो उस हिसाब से में वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे इंजीनियर रशीद से, और उसकी वजह से जो है वो जो एंगर जो था लोगों में, वो उस हिसाब से उस टाइम पे वोट के थ्रू इंजीनियर रशीद को वोट मिला, और वो एक हिसाब से एक मैसेज था कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको सपोर्ट करने का मतलब है जो वो बातें कर रहा है, अगर उसको असेंबली इलेक्शन में सपोर्ट मिलेगा तो अभी वो इश्यूज के बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि लोग जेलों में हैं, या कश्मीर इशू एक इशू है, आर्टिकल 370 को कैसे हटाया, उसको नहीं हटाना चाहिए था। तो ये जो इश्यूज है ये लोगों को इस साथ रिलेट कर रहे हैं, तो उस रिलेशन को रखने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। और जनरली इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, एनसी हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, वो भी इन इश्यूज पे अब बात कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि हम जेलों से लोगों को छुड़ाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि लोग इस चीज से रिलेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है लोग ज्यादा वोट्स डाल रहे हैं। लोगों को ऑब्वियसली डेवलपमेंटल इश्यूज तो है ही कि रोड बने, लाइट रहे, ये सब रहे, बट लार्जर इश्यूज भी है कि जो पिछले 4-5 सालों में जो सख्ती थी, जो एक माहौल बना था यहाँ पे, तो वो माहौल जो है वो खत्म हो जाए, और थोड़ा खुल के इंसान बोल पाए और खुल के कुछ कह पाए और अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रख पाए सामने। जी, जैसे कश्मीर के चुनाव को जितना हम देखते रहे हैं अभी तक, हाल फिलहाल के, मेरी समझ में ये पहला चुनाव है जिसमें जेल में जाना चुनावी मुद्दा एक बना है। अभी तक इलेक्शन मुद्दे बिल्कुल दूसरे रहे हैं। एक तरफ से इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि स्टेटहुड को बनाए, जिसपे बीजेपी ने कहा है कि स्टेटहुड हम ही दिला सकते हैं, है ना। उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि हमने लिया था तो हम ही दिला सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो नहीं कह सकती है, क्योंकि जम्मू में तो ये मुद्दा नहीं है, लेकिन कश्मीर में तो ये मुद्दा है कि जेल, जो यातना झेलनी पड़ती है, एट्रोसिटी, ये एनसी को बोलना पड़ रहा है। मतलब एनसी तो कभी इन मुद्दों पे बोलती नहीं रही है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब ये एक हिसाब से शिफ्ट है, बिकॉज अब पॉलिटिकल इश्यूज चेंज हो चुके हैं। तो ये जनता की वजह से शिफ्ट हुआ ना फिर तो ये जनता, ये जो पिछले 5 साल में जो एक वो माहौल था उसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ है, बिकॉज अब वो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है कि अगर कोई इंसान बात करेगा तो उसके साथ ये होगा, या इतने लोग जो है उनको जेल में रखा गया या ऐसा करके, तो उसकी वजह से ये शिफ्ट आया। वरना ये तो है ही कि एनसी गवर्नमेंट में रही है, पीडीपी रही है, कांग्रेस रही है, तो उनके दौर में भी लोग जेल गए हैं। मतलब कांग्रेस के टाइम पे पोटा था, एनसी ने पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट एनसी ने ही बिल पास कराई थी 1978 में।
तो पीडीपी के वक्त में बहुत से लोग जेल चले गए या बहुत से लोगों पे बैलेट्स मारे गए और बहुत कुछ हुआ इनकी सरकारों में भी। तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी से ये भी बोल रही है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी हद तक इनको रियलाइज हुआ है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो शेक हो रहा है, कि यहाँ पे नए नए लोग उठ रहे हैं और वो नए नए लोग जो हैं वो हमको रिप्लेस कर सकते हैं, कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक थोड़ा वो एक चीजें ऐड हो चुकी है जो हमसे भी ज्यादा हार्डकोर है, जो थोड़ा एक स्टेप आगे जा चुकी है और लोग उन चीजों से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। इसलिए कहीं हम न पीछे रह जाए तो हमें भी उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ये पार्टीज उसमें एड अप हो रही है। यहाँ जहाँ आपने बात कही, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जमात और इंजीनियर रशीद साथ आए हैं, तो क्या इससे कोई गेम चेंज हो रहा है? आई थिंक इंजीनियर रशीद का एक इम्पैक्ट तो है ही, नॉर्थ कश्मीर में है, सिंपैथी है उसके साथ। और जैसे मैंने बोला जिन इश्यूज पे वो बात करता है वो इश्यूज रिलेट हो रहे हैं लोगों के साथ नॉर्थ में, और मोस्टली यूथ के साथ रिलेट हो रहे हैं। तो इस इलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, जैसे लोकसभा इलेक्शन में, कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा चला जाएगा आगे तो दैट विल बेनिफिट इंजीनियर रशीद और ये जो नए कैंडिडेट्स है, बिकॉज जो नए लोग हैं वो हमेशा नया ही चेहरा चाहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा वही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि उन्होंने पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज देख चुकी होती है, तो जब इलेक्शन में जो वोटर टर्नआउट ज्यादा हो जाएगा तो वो वोटर टर्नआउट ज्यादा होने की वजह से इंजीनियर रशीद और दूसरी पार्टीज को बेनिफिट होगा। तो जमात और इंजीनियर का एक साथ आना उनके लिए हेल्पफुल होगा, दोनों के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज कहीं पे जमात का एक होल्ड है, कहीं पे इंजीनियर रशीद का होल्ड है, तो वो एक वेव बन रही है और उस वेव को वो यूज कर रहा है इस वक्त, बिकॉज अभी जेल से एक चीज जो इस चुनाव में आई है वो प्रॉक्सी बीजेपी पार्टीज है, उनको आप कैसे देखते हैं? ये जो टर्म है प्रॉक्सी पार्टीज वर्किंग फॉर बीजेपी, तो हाउ यू लुक, आपके नजर में कैसे है? देखो मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक सेट एक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कल मैं कहीं पढ़ा था, इट सेड दैट टू प्रिंसिपल पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी। अब इसमें जो होता है, जब कोई नया आ जाता है, चाहे वो अच्छे के लिए आए या बुरे के लिए आए या किसी ने उसको भेजा हो, तो हर किसी को प्रॉक्सी बोला जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि 300 के 300 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है प्रॉक्सी है, इतना भी नहीं है। वो मोस्टली क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, दे डोंट वांट समवन न्यू टू इमर्ज, उसकी वजह से फिर सबको लेबल लग जाता है कि ये जी प्रॉक्सी है, ये जी दिल्ली करा रही है। अदरवाइज अगर ये क्या दिल्ली कराती नहीं है क्या? नहीं, अगर दिल्ली कराती है तो एनसी खुद गवर्नमेंट में रह चुकी है बीजेपी के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब रहे हैं मिनिस्टर, या एनसी ने एनडीए सरकार में रहे हैं, पीडीपी ने 2014 में अलायंस किया बीजेपी के साथ। तो हर कोई पार्टी जो है दिल्ली के साथ अलायंस में इन वन वे और द अदर रह चुकी है। तो कल को कोई नया इमर्ज होता है और वो अलायंस करता है कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ या किसी नेशनल पार्टी के साथ, तो वो तो सेम है, उन्होंने भी किया है तो कोई और भी कर रहा है। तो उसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि जी प्रॉक्सी है तो फिर कांग्रेस और एनसी अलायंस में एक साथ लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी दिल्ली की पार्टी है। तो कांग्रेस भी एक टाइम में जो है गवर्नमेंट में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिससे आर्टिकल 370 इस लेवल पे रहता कि वो हटता ही नहीं। उनके पास इतने साल थे, लाइक 1977 इलेक्शंस जब हुए थे तब शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि हमें जी इलेक्शन में मेजॉरिटी दे दो, क्योंकि हमें आर्टिकल 370 को बचाना है, वरना ये हट जाएगा तो यहाँ पे ये होगा वो होगा ये हो जाएगा। तो लोगों ने वोट डाले। उस समय भी दिल्ली में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने बहुत कोशिशें की, उन्होंने अलायंसेस किए छोटी पार्टीज के साथ, इंडिपेंडेंट्स के साथ, एनसी को रोकने के लिए। एनसी ने मेजॉरिटी सीटें ले ली, आई थिंक 47-46 सीटें मिली थी उनको। तो मेजॉरिटी सीटें आके फिर 77 से अगले इलेक्शन तक एनसी ने आर्टिकल 370 में क्या किया, 2019 में तो वो हट गया फिर। मतलब पॉइंट ये है कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सी चीजें बोली जाती है। एक टाइम था यहाँ पे इलेक्शन टाइम पे बोला गया कि हम पीएसए हटाएंगे, हम एएफएसपीए हटाएंगे, नहीं हटा। हम 2024 में है आज, तो नहीं हट। तो ये जो इलेक्शन के वादे होते हैं ये तो सुनने, इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल रेटरिक। तो ये पॉलिटिकल रेटरिक चलता रहता है।
आई थिंक उस हिसाब से क्या है, तो ये जो इंजीनियर रशीद का आना है, मतलब ही सडनली स्टार्ट्स टॉकिंग समथिंग न्यू, वो कुछ अलग ही बात बोलने लगा है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं नहीं मानता ये सब, मोदी जी का नया कश्मीर फेल हो चुका है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं नंगे पैर जो है कहूंगा मोदी जी को आना पड़ेगा और जमात का, मतलब वो बहुत सी चीजें बोल रहा जमात है, का बैन हटाना पड़ेगा, वो बहुत सी नई नई चीजें बोल रहा है। तो उस हिसाब से इसलिए उसको सपोर्ट मिल रहा है और इलेक्शन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, चैलेंजिंग बनता जा रहा है कि जो कि ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है उनको भी लग रहा है कि इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। अब वैसा जमाना नहीं रहा कि बाइकआउट होगा और जो अपने वर्कर्स है वो वोट डालेंगे। तो आपको लगता है ये बेहतर है कश्मीर के लिए, ये सीन बेहतर है कश्मीर के लिए? आई थिंक कश्मीर में तो बहुत सी चीजें हो चुकी है, 70 साल हो गए, तो यहाँ पे तो सैकड़ों एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब एक पर एक एक्सपेरिमेंट होता रहता है। एंड में ये है कि मतलब लोगों की जिंदगी जो है वो कौन बेहतर बना रहा है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है बाहर के देशों में या बाहर की जगहों में, वो इम्प्रूव होता है, वो सरकार इम्प्रूव करना चाहिए उसको। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है लोगों के लिए, लास्ट में वो मतलब वो इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर वो घर से निकल रहे हैं तो उनको कितना डर है, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो उनको कितना डर है, सोशल मीडिया पे कुछ बोल रहे हैं उनको कितना डर है, तो उनके साथ क्या चीजें हो रही है, जो राइट्स हैं उनके वो उनको मिल रहे हैं या नहीं है, तो उनके लिए जो प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट से आना चाहिए वो सब मिल रहा है। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। करप्शन कश्मीर का बहुत बड़ा इशू है, या सेंटिमेंट यहाँ पे जो है, जो एलिनेशन है वो इश्यूज है यहाँ पे। और पॉलिटिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी ना, वो आर्टिकल 370 को वापस ला पाएगी। अब तो मनोज सिन्हा जी के पास वैसे भी पावर्स ज्यादा अब तो वैसे भी एलजी के पास पावर्स है, तो पॉलिटिकली जो है वो कोई भी चेंज या कोई भी शिफ्ट नहीं कर सकती। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दे वोंट लिसन टू चीफ मिनिस्टर, नो, वो कहाँ सुनेंगे? फिर तब से सुना होता, फिर उनके पिताजी तो बहुत बड़े लीडर थे तो उनका ही सुना होता तब। तो वैसा नहीं होता है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट एन इलेक्शन थिंग। Sometimes one should not read too much into things. अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आप कश्मीर वाला फहाद शाह बने, क्या कैसे आपने और कब आपने सोचा कि आप इस दिशा में जाएंगे? बहुत पुरानी बात है, अब मतलब 2008 में था, मैं इंजीनियरिंग वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो बीच में ही कुछ चीजें हुई, यहाँ पे भी कुछ चीजें हुई पॉलिटिकली आर्ट में, तो उसकी वजह से मुझे ये हुआ कि मैं इंजीनियरिंग नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं आई बी कनेक्टेड विद पीपल। तो उससे मैं जर्नलिज्म में आ गया और जर्नलिज्म ज्वाइन किया। तो 2009 से ही मैंने कॉलेज स्टार्ट किया और 9 में ही मैंने यहाँ ग्रेटर कश्मीर एक पेपर है इंग्लिश का, वहाँ पे काम करना शुरू किया। तो 2010 में भी रिपोर्टिंग ही की लोकल न्यूज़पेपर्स में। फिर 11 में ये आइडिया आया जब मैं पढ़ने लगा बाहर के मैगजीन्स वगैरह, उन दिनों यूएस वगैरह में बहुत ये डिजिटल मैगजीन्स वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी करेंगे। घर परिवार में कोई पत्रकार नहीं था? नहीं, उतना कोई सीन नहीं था डिजिटल मीडिया का यहाँ पे उन दिनों। वेबसाइटें भी बहुत मामूली सी चलती थी न्यूज़पेपर्स की, और इंडिया मेन स्ट्रीम दिल्ली बॉम्बे में भी जो ये अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिजिटल वेंचर्स है इतने, ये सब भी नहीं थे तब। तो फिर वेबसाइट शुरू की 11 में एज अ मैगजीन टाइप, तो वो चलाते गए, और बीच बीच में मैं बाहर लिखता था यूएस वगैरह में पब्लिकेशंस में। तो वो चलता गया। पहले तो लोग उतना इंटरेस्टेड थे नहीं, एवरीवन वाज लाइक कि क्या कर रहे हो। तो फिर वो बीच में बंद भी हुआ। बहुत कोशिशें की उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रॉपर न्यूज रूम शुरू करने के लिए। 15 में कोशिश की थी, वो नहीं चली, फेल हो गई। फिर 16 का अपराइजिंग हुआ यहाँ पे, उसमें नहीं कर पाए कुछ। फिर 17 में भी नहीं कर पाए, तो 18 में फाइनली चीजें वो हो गई, मिल गई। यहाँ से एक दोस्त मिला, वहां से कुछ मिला, किसी ने कुछ बोला, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा गेन हो चुका था तब तक। तो फिर 18 में न्यूज रूम शुरू किया श्रीनगर में यहाँ से। तो वहां पे हमने प्रॉपर्ली स्टाफ हायर करना शुरू किया 2018 में। हाँ, तो प्रॉपर्ली ऑफिस लिया, न्यूज रूम शुरू किया, इक्विपमेंट्स वगैरह लाए वहां पे। तो उसमें फिर हमने वो डेली न्यूज कवर शुरू करना किया, और मैगजीन चलता गया। फिर वो 18 में तो ठीक चल रहा था। फिर जब 19 के जब हालात खराब हुए, जब एब्रोगेशन हुआ, तो उसके बाद मीडिया एक सम से यहाँ पे बदल गया। तो आई थिंक उसमें जब हम 20-21 में हमने चीजें जो लिखी या जैसे हम काम कर रहे थे, वो एक हिसाब से वो ना
वो ऐसे और मतलब कुछ निकल के आता था ज्यादा कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा एक प्रोमिनेंट फेस बन गया और प्रोमिनेंटली वो इमर्ज हो गया उन सालों में। एंड फिर इवेंचुअली दैट लेड अप टू द केसेस एंड अरेस्ट वगैरह। तो फिर तो 2 साल फिर भी चला जब मैं बंद था। तो क्योंकि आपके बंद होने के बाद भी मेरे बंद चल होने रहा के था। बाद वहां पे करीब 6 लोग थे मेरे स्टाफ से। सब यंग थे बट कमिटेड थे और बहुत ही ब्रेव थे, जो स्टिल काम कर रहे थे नोइंग कि इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने वहां पे चलाया वो जब तक कि वो अगस्त 2023 में उसको ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, सारी जगह उतार दिया। तो तब से फिर वो बंद है। बतौर पत्रकार, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार आप पत्रकार बन जाइए तो वो कीड़ा आपको छोड़ता नहीं है। तो आज की तारीख में आप फहाशा अपने को कैसे डिफाइन करते हैं? पत्रकार, आई एम जर्नलिस्ट, आई विल ऑलवेज बी ए जर्नलिस्ट एंड अ राइटर। तो मैं अभी भी लिखता हूँ, अभी भी काम करता हूँ। तो ऑब्वियसली वो तो है ही कि एक बार आप जर्नलिज्म में रहे हो तो आपने इतना टाइम दिया है, इतनी चीजें इन्वॉल्व हो आप इसमें, इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं या इतना आपने इस पे स्पेंड किया है अपना एनर्जी, तो फिर आप कुछ और तो नहीं कर पाओगे, वो मुश्किल होता है फिर चेंज करना। तो वही है, जर्नलिज्म ही है। अभी भी मैं जर्नलिस्ट ही हूँ और कुछ और चीजों पे काम करता हूँ रिलेटेड टू राइटिंग ओनली। लेकिन लिखने पढ़ने का ही काम चल रहा है। वही है। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन कवर कर रहे हैं। तो इलेक्शन आपने कवर करना हाँ हाँ, मैंने तो लोकसभा इलेक्शन भी कवर किया था। ये इलेक्शन है तो ये कवर कर रहे हैं। ये कवर कर रहे हैं जी। तो कहाँ कहाँ आपके चक्कर लग चुके हैं अभी? मैं नॉर्थ गया था, साउथ गया, सेंटर में, मतलब दोनों ही साइड में गया। लोकसभा के टाइम पे जम्मू वगैरह भी गया था। तो अभी तक तो यही नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अराउंड, बिकॉज पहले इलेक्शन साउथ में है तो वहां पे अब जिस दिन इलेक्शन होगा तो उस दिन जाएंगे, जिस दिन वोटिंग होगी। और लोकसभा इलेक्शन में ये आप प्रिडिक्ट कर पाए थे कि जिस तरह का रिजल्ट है, या क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार कश्मीर में लोग बोल बिल्कुल नहीं रहे, 2019 के बाद का कश्मीर बहुत बदल गया है। आई डोंट नो, इतना प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाए थे, बट मुझे इतना याद है कि अपने दोस्तों में इतना तो लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हार जाएंगे। ये लग गया था बिकॉज एक वो एंगर है, एक वो बैगेज है दोनों की लाइफ में, दोनों की गवर्नमेंट्स में जो हुआ है। तो वो एंगर अभी भी लोगों में है, लोगों को अभी भी याद है कि पिछली गवर्नमेंट्स में क्या हुआ था। एंड ऑब्वियसली जो कैंडिडेट्स वहां पे उठे थे, जैसे नॉर्थ में तो इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट था, वो जेल में थे तो उनके लिए बहुत सपोर्ट था वहां पे। उसकी वजह से वो वहां पे उनको एक्स्ट्रा ये मिली, माइलेज मिली, तो वो जीत गए। तो वहां उमर अब्दुल्ला हार बैठे। तो साउथ में महबूबा मुफ्ती जिनके साथ लड़ रही थी, तो वो मियां अल्ताफ है, वो एक रिलीजियस फिगर है, उसके लिए उनके लिए बहुत सपोर्ट है वहां पे, तो वो जीत गए। सेंटर में एनसी का ठीक ठाक है, और जो कैंडिडेट थे रोला मेहदी, उनका भी एक रिलीजियस लेवल है, उनका भी एक रिलीजियस सपोर्ट है, कम्युनिटी में उनका सपोर्ट है, तो उसकी वजह से वो जीत गए। तो वो तो था ही कि कश्मीर की 3 सीटें तो रीजनल पार्टीज ही जीतेंगी। ये जो विधानसभा चुनाव है, इनमें आप जो चक्कर काट के आए हैं, आपको क्या तब्दीली दिखाई दे रही है? तब्दीली ये है कि लोग बड़ा इंटरेस्टेड है इलेक्शंस को देख के। एवरीवन मतलब वांट्स टू फाइट इलेक्शंस, या कुछ लोगों को एक वो स्पेस दिख रही है इलेक्शंस में, तो वो लग रहा है कि इलेक्शन इज द वे टू अचीव समथिंग। तो लोग उसके हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इवन मैंने रैलीज में ऐसे लोग देखे जो 3 4 5 साल पहले प्रोटेस्ट्स में हुआ करते थे, अब वो पोलिंग एजेंट्स बन चुके हैं या किसी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो उन्होंने एक शिफ्ट आया है उनमें से। और आई थिंक जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हद तक लग रहा है कि ये वो पुराना पॉलिटिकल रेटरिक नहीं चलेगा अब, बिकॉज जो वोटर्स हैं थोड़ा ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन बूम हो चुका है, कहीं भी कुछ बोल दो तो वो जल्दी से वायरल हो जाता है, और अब डिजिटली आपको सब मिल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लोग जो है, और इस इलेक्शन में यंग लोग जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि करप्शन है, इसने ये किया उसने ये किया,
कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि नए वाले को चांस देना चाहिए, जो नया कैंडिडेट होगा। तो वो सब चीजें इम्पोर्टेंट है। मोदी और जमीन पर इतने बड़े पैमाने पे बीजेपी का प्रचार, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपने और चुनाव भी देखे हैं। आई थिंक है कश्मीर में ओवर द इयर्स इंक्रीज हुआ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई है, कमिटीज बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वो लीडरशिप इमर्ज हुई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका छोटा छोटा वो एक लीडरशिप जो है वो बन चुका है उस लेवल में। बिकॉज डीडीसी इलेक्शन जो हुआ था उसमें बहुत हेल्प मिली थी बीजेपी को, वो एक लीडरशिप को उभारना, वर्कर्स बन चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। तो पुराने वक्त से लेके 2014 के इलेक्शंस को कंपेयर करके इस वक्त के इलेक्शंस में बीजेपी का है वो एक थोड़ा सा सपोर्ट, उनका एक वो ना स्ट्रक्चर थोड़ा बन चुका है यहाँ पे। बट इन द लार्जर लेवल वोटिंग के हिसाब से उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन 370 क्या एक मुद्दा है यहाँ कश्मीरी वोटर के 370 लिए? एक मुद्दा है, बिकॉज उससे क्या है, लोगों को 370 जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारी जमीन ले जाएंगे, हमारे जॉब चले गए, रिजर्वेशन चला गया, ये चला गया, इसकी वजह से हम बहुत वल्नरेबल हो गए। उनको लगता है ये जो है ये बीजेपी की ही वजह से हुआ, और ये जो बीजेपी तब कर पाया जब वो अलायंस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में आए थे, तो उसकी वजह से ये हो पाया। तो वो लोगों के जहन में है कहीं ना कहीं कि आर्टिकल 370 जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एक वो शील्ड था, वो अब जा चुका है, इसलिए वो इश्यू तो है ही। लेकिन तब भी तो लोग बीजेपी ज्वाइन कर ही रहे हैं, या हर जगह यूनिट्स हैं बीजेपी कर रहे हैं, यूनिट्स हैं, वो तो लोग तो हर किसी पार्टी में, यहाँ तो जेडीयू भी है, यहाँ तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, यहाँ तो हर कोई पार्टी है, वो तो हर किसी पार्टी में कोई ना कोई तो ज्वाइन कर ही लेता है। फिर वो यहाँ से जाके वहां चले जाए, उनकी एक वो पॉलिटिकल जर्नी का एक वो स्टार्ट होता है, वो कहीं से भी कर ही लेते हैं। तो घाटी अभी भी बीजेपी के लिए टफ है, आपको लगता है? अभी भी टफ है, ओब्वियसली वो तो टफ है ही, तो मुश्किल है, वो बीजेपी तो खुद बोल रही है मुश्किल है हमारे लिए अभी, इसलिए लोकसभा में तो कैंडिडेट्स नहीं उठाए थे और इस वक्त भी कम कैंडिडेट्स उठाए हैं। क्या जो सपना है इन चुनाव में आपको अमल होते दिखाई देगा कि जम्मू का सदर हो मुख्यमंत्री? आई थिंक ये इलेक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज नए कैंडिडेट्स हैं, नई पार्टीज है, नए कैलकुलेशंस हैं, तो इट इज वेरी अनडिसाइडेड, मतलब यू कांट प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि ये वो पुरानी पार्टीज नहीं है जो आपने देखी है। इसमें एक इंजीनियर रशीद इमर्ज हुए हैं, जमात इस्लामी इमर्ज हुई है, इतने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इमर्ज हुए हैं, जिनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको लोग जानते हैं, या पहले एमएलए रह चुके, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। आप आखिरी में सवाल बताइए कि बतौर पत्रकार आप अपना कैसा फ्यूचर देख रहे हैं, और मीडिया की क्या स्थिति आपको लगता है कुछ सुधरेगी? बतौर पत्रकार मैं तो अच्छा फ्यूचर देखता हूँ, इतनी स्टोरीज है, मतलब आई थिंक मैं तो कंटिन्यू करूंगा जो मैं कर रहा हूँ अपना काम एज ए जर्नलिस्ट। उसके लिए स्पेस मिल रहा है उसके लिए मैं, मतलब मुझे लग रहा है इस वक्त जो इश्यूज है, ये है ना, पॉइंट ये भी है, जो इश्यूज है वो लिख रहे हो, यहाँ जो हो रहा है आई थिंक वो तो लिख रहे हैं सभी, आई थिंक बहुत सी स्टोरीज ऑलरेडी आ चुकी है जो यहाँ पे हो रहा है। अब ऑब्वियसली आगे जाके जो हालात है वो ज्यादा ठीक हो जाएंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट आएगी, स्टेट आएगी, या थोड़ी थोड़ी सी और स्पेस बनती जाएगी, तो थिंग्स विल इवेंचुअली चेंज। और ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ यहीं पे, मतलब मीडिया इन जनरल अक्रॉस द कंट्री इज फेसिंग काइंड ऑफ क्राइसिस, और मीडिया के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़े इश्यूज है। तो उस हिसाब में आई थिंक जितना भी जो कर पाता है अपनी लेवल पे, एट द एंड एक जर्नलिस्ट का भी एक पर्सनल एक वो होता है, लेवल होता है, और यहाँ के जर्नलिस्ट जो लोकल जर्नलिस्ट है उनको 10,000 चीजें सोचनी पड़ती है पहले, स्टोरीज करने से पहले, रिपोर्टिंग करने से पहले, तो बहुत टफ है ये टेरेन जो है, बहुत टफ हो चुका है। सेंसरशिप आपको भी महसूस होती है लिखने से पहले? 2 साल में तो मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या हुआ था, तो पिछले कुछ टाइम से जो पढ़ रहा हूँ, आई थिंक इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत कम हो चुका है, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही है बाहर, इंटरेस्टिंग व्यूज आ रहे हैं बाहर, एक वो स्पेस आ रहा है, तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए, और उम्मीद है कि बतौर पत्रकार हम लोग लिखते पढ़ते रहें और थोड़ा स्पेस बना रहे हमारे आपके लिए। शुक्रिया। थैंक यू।